हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है यूपीएससी में, पूरा जो हिस्ट्री का अगर आप पोर्शन देखो तो 20 से 21 क्वेश्चंस जो हैं, 20 से 22 क्वेश्चंस हिस्ट्री में आते हैं। और उसमें एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर मिला के 5 से 6 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। ऐसे ही मेंस में 2 क्वेश्चंस आते हैं आर्ट एंड कल्चर के। होता क्या है, मोस्टली लोग आर्ट एंड कल्चर को इग्नोर कर देते हैं, और हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वो या तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, एंशियंट भी छोड़ देते हैं। जबकि आर्ट एंड कल्चर बहुत इजी टॉपिक है। उसको थोड़ा आप सेग्रीगेट कर करके पढ़ लो। अगर म्यूजिक पढ़ लो, डांस पढ़ लो, पेंटिंग्स पढ़ लो, स्कल्पचर पढ़ लो, टेम्पल्स पढ़ लो, मुश्किल से 8-10 टॉपिक है और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़े छोटे मतलब टॉपिक बना के इनको पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, एक बहुत छोटा टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। क्लासिकल लैंग्वेज और मॉडर्न लैंग्वेज में एक अंतर है। पहले तो एक चीज समझना है, इनको बोलते हैं शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी में बोल सकते हैं। क्लासिकल मतलब पुरानी भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे रिच कंट्री है। इतनी ज्यादा भाषाएं दुनिया में किसी और देश में अकेले नहीं बोली जाती। अभी जो भारत में 2011 वाली सेंसस हुई थी, उसमें जो डेटा आया था वो मैं कई बार अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ कि भारत में 121 लैंग्वेजेस हैं जिनको 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और अगर आप संख्या कम करते जाओ, मतलब और कम जो लोग बोलते हैं, तो इन भाषाओं की संख्या अनगिनत है। पता नहीं चल पाता है भारत में, क्योंकि अब है क्या, देखो, अगर 121 भाषाएं आप मानो 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं, अब उन भाषाओं में इतनी डायलेक्ट्स हैं, इतनी बोलियां हैं। 1600 बोलियां तो रिकॉर्डेड है। लिंग्विस्टिक सर्वे में 1600 बोलियां रिकॉर्डेड है। तो इस हिसाब से भारत में बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी दूर पर जाने पर या तो भाषा बदलती है, या भाषा नहीं तो बोली तो बदल ही जाती। तो उन भाषाओं में से ये एक भारत सरकार ये एक स्टेटस देती है शास्त्रीय भाषाओं का, क्लासिकल लैंग्वेज का। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलते ही उस भाषा को बहुत सुविधाएं मिल, तो पहले मैं तो सुविधाएं आपको बता रहा हूं कि क्या मिल जाती है। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट पे देखोगे, संस्कृति मंत्रालय की, तो वो 3 जो बेनिफिट बताते हैं कि 3 लाभ मिलते हैं अगर जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए। पहला क्या है, देखो, एक तो उस भाषा के लिए एक्सेलेंस सेंटर बना दिए जाते हैं। एक्सेलेंस सेंटर उत्कृष्टता केंद्र बोलते हैं, जहां पर उस भाषा को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रयास होता है, सरकार के फंड से सेंटर बनाए जाएंगे उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, उस भाषा पे 2 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं सालाना। ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि उस भाषा के साहित्य को लिखने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलता है भारत सरकार की तरफ से। तीसरा, उस भाषा को के जो संस्थान है उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाता है, या केंद्रीय विद्यालय का भी स्टेटस मिल जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। यूजीसी ग्रांट देती है अपनी, यूजीसी से पैसा मिलता है। जैसे आप देखोगे कि कई जगह लिखा होता है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, केंद्रीय संस्कृत विद्यालय, या केंद्रीय संस्कृत तमिल विद्यालय। तमिल यहाँ तो नहीं होगा, साउथ में ज्यादातर होता है। तो इन भाषाओं को क्लासिकल कैटेगरी में आने से ये 3 मुख्य बेनिफिट होते हैं। एक्सेलेंस सेंटर पहला, नंबर 2, 2 इंटरनेशनल अवार्ड स्टार्ट कर दिए जाते हैं, और नंबर 3 कि यूजीसी की तरफ से ग्रांट मिलती है और उनको एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिल जाता है। तो इसलिए हर भाषा की होड़ लगी रहती है कि वो भारत की शास्त्रीय भाषा बन जाए। लेकिन भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, उसने भारत में सिर्फ इन 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। ठीक है, और ये भाषाएं, नाम बहुत पूछा जाता है कि कितनी भाषाएं हैं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, फर्स्ट कौन सी थी, लास्ट कौन सी। तो आप देखो, मैं थोड़ा थोड़ा इन भाषाओं के बारे में बताऊंगा। तमिल, संस्कृत दी गई, फिर कन्नड़ दिया गया, तेलुगु दिया गया, मलयालम दिया गया, लास्ट में उड़िया को दिया गया। तो ये टोटल 6 भाषाएं हैं जिनको भारत में कल्चरल लैंग्वेज का, सॉरी, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ये भाषाएं भारत की 8th शेड्यूल में जो भाषाएं हैं वो स्टेटस से अलग है। ये आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है, वहां पर 22 लैंग्वेजेस को भारत की ऑफिशियल जो लैंग्वेजेज हैं, सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज को इसमें 8th शेड्यूल का स्टेटस दिया हुआ है। अच्छा, ये जो 6 भाषाएं ये भी आती हैं 8th शेड्यूल में, लेकिन ये दोनों कैटेगरी अलग अलग है। आप इसको मिक्स नहीं करना है। अगर 8th शेड्यूल में भाषाएं पूछी जाती हैं तो 22 भाषाएं हैं, जबकि क्लासिकल लैंग्वेज भारत की कितनी है, सिर्फ 6 जो है लैंग्वेज, उनको क्लासिकल दर्जा दिया गया। अच्छा, अच्छी चीज क्या है, ये 6 की 6 भाषाएं 8वें शेड्यूल में भी है, ये आपको पता होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये चीज डिसाइड करता है कि कैसे क्या होगा।
अब इन भाषाओं के बारे में तो मैं बाद में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, एक दो बुक्स, एक दो नाम के बारे में बताता हूँ कि क्यों क्लासिकल ये है। पहले तो हम देख लेते हैं कि संस्कृति मंत्रालय क्या आधार, क्या क्राइटेरिया बनाता है, कैसे इन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, बाकियों को नहीं दिया गया। ठीक है, तो उसके 4 कंडीशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बना रखे हैं। ये 4 कंडीशंस है, जो ये पूरी करेगा उसको क्लासिकल स्टेटस मिल सकता है। ठीक है, तो क्लासिक कंडीशन बहुत आसान है और कंडीशन याद भी रहनी चाहिए। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या कंडीशन है। पहला और बहुत अच्छी कंडीशन है कि उस भाषा का 1500 से 2000 साल तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा हो। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय भाषा, आधुनिक नहीं होनी चाहिए अभी जैसी, वो भाषा बहुत पुरानी होनी चाहिए, मतलब आज से लगभग 1500 से 2000 साल तक का पुराना इतिहास रहा। जैसे आप समझना, हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बन सकती अगर आप किसी को डाउट है, क्योंकि हिंदी का जन्म बहुत रिसेंट है। हिंदी का एक पूरा इतिहास चला रहा है। संस्कृत आई, संस्कृत से फिर पाली और प्राकृत भाषाएं निकली। प्राकृत जो नेचुरल लैंग्वेजेस, जो वर्नाकुलर बोली जाती थी, आम भाषाएं, उन फिर प्राकृत भाषा से अपभ्रंश निकली, फिर अपभ्रंश से धीरे धीरे ये हिंदुस्तानी निकली, और हिंदुस्तानी से ये शुद्ध बोली खड़े, जो शुद्ध हिंदी जो हम लोग बोलते हैं वो निकली। तो एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और जो खड़ी बोली हिंदी होती है, ये तो अभी 150 साल पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी ग्रामर को सही किया है, जिसको अब हम लोग पढ़ते हैं। तो हिंदी का बहुत पुराना कोई इतिहास नहीं है, इसलिए वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं बन सकती। यहां पर बात हो रही 1500 से 2000 साल का पुराना रिकॉर्ड। नंबर 2 देखो, नंबर 2, उस भाषा को बोलने वाले लोगों की नजर में वो भाषा जो है वो एक मूल्यवान विरासत मानी जाती हो। मतलब ये एक तरीके से लोगों की ओपिनियन को भी एक कंसीडर किया गया कि लोगों की ओपिनियन में भी वो एक बहुत ऐतिहासिक या हिस्टोरिक भाषा हो। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन है। तीसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उस लैंग्वेज का जो लिटरेचर हो वो ओरिजिनल हो, मौलिकता हो, इसमें बोलते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज हो, डिपेंडेंट ना हो, मतलब किसी भाषा पर निर्भर ना हो। जैसे आप सोचोगे, अगर हिंदी को देखोगे ना, तो हिंदी संस्कृत पर निर्भर है। ठीक है, ऐसे अगर उर्दू को देखो ना, उर्दू भारतीय प्राकृत भाषाओं पर और अरबी पे निर्भर है, इसलिए वो क्लासिकल नहीं बन सकती, क्योंकि वो अपने आप नहीं खड़ी हुई। तो यहां पर तीसरी कंडीशन क्या है, उस भाषा का लिटरेचर मौलिक हो, मौलिक मतलब ओरिजिनल हो, किसी पर निर्भर ना हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन कि जो अभी बोली जाने वाली भाषा, ये चौथी कंडीशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, समझना जरूरी है कि जो भाषा अभी बोली जा रही हो और जो क्लासिकल है, पुरानी भाषा, उनमें एक डिफरेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अभी बोली जा रही है और क्लासिकल है वो बिल्कुल एक जैसी भाषा है, फिर आपको प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल रहा है संरक्षण के लिए। तो उस भाषा के साहित्य में थोड़ा डिफरेंस भी होना चाहिए। लिखा है शास्त्रीय भाषा, भाषा और साहित्य, और आधुनिक भाषा और साहित्य भिन्न हो। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत ओवरलैप हो सकती है, थोड़ा बहुत मिलना जुलना तो होगा ही उस भाषा का। ठीक है, पुरानी तमिल और अभी की तमिल मिलेगी, पुरानी संस्कृत और अभी की संस्कृत थोड़ा बहुत ओवरलैप होगा, लेकिन उसमें डिफरेंस हो। जैसे वैदिक संस्कृत आप देखोगे, अभी की संस्कृत देखोगे, बिल्कुल डिफरेंट ना, अलग होती है। तो इससे क्या है कि शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज और अभी की जो लैंग्वेज है उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर कल्चरल मिनिस्ट्री जो है भारत की, वो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देती है। ठीक है, एक चीज मैं और कुछ पॉइंट बता रहा हूं, अब उस भाषाओं के बारे में मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि खाली भाषा का नाम नहीं पता है। अगर भाषा पढ़ा है तो भाषा के बारे में वैसे मैंने कई जगह बताया है, इन लैंग्वेजेस के बारे में, सबके बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो पढ़ते ही हैं डिस्कस करके। क्वेश्चन ये भी पूछा आता है, फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज भारत में कौन सी बनाई गई थी, या लास्ट कौन सी बनाई गई है रिसेंटली सबसे? ठीक है, तो जो तमिल बनाई गई ना, तमिल का एक बहुत पुराना इतिहास है। तमिल के बारे में मैं 2-3 बातें बताता हूँ, और एंशिएंट हिस्ट्री में वो बहुत पूछी जाती है। जैसे जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में संगम लिटरेचर पढ़ते हैं, संगम साहित्य, जो पांड्य वंश के राजाओं के टाइम पे संगम लिटरेचर लिखा गया, वहां पर तमिल के पहले लिटरेचर, पहली बुक्स लिखी गई। और एक बहुत फेमस बुक आती है तोलकपियम, मैं नाम लिख देता हूं, तोलकपियम। ये तमिल की पहली ग्रामर थी जो तोलकपियार ने लिखी थी संगम के टाइम पे। बहुत फेमस बुक है, बहुत पूछी जाती है, तमिल की पहली ग्रामर कौन सी थी। ठीक है, इसके बाद में जैसे, और ये इसमें तमिल में दो
तमिल में अगर आपको ये तीन बुक्स याद है तो मोस्टली यही पूछी ही जाती हैं। जैसे एक तो तोलकपियम हो गई, पहली ग्रामर, तमिल ग्रामर। अगली बुक, ये दो एपिक है, ये बार बार हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। जैसे अपने इधर रामायण महाभारत चलते ना, ऐसे तमिल ये भी संगम साहित्य में लिखा गया। एक थी सिलप्पाधिकरण, सिलप्पाधिकरण, और एक थी मणिमेकलाई। इसको इलंगो अडिगल ने लिखा था, नाम लिख देता हूं मैं, अडिगल बस लिख लो, अडिगल, इलंगो अडिगल पूरा नाम था, उसको चितनार ने लिखा था। ये बिल्कुल एपिक है, जैसे अपनी तरफ रामायण महाभारत की कहानियां चलती हैं, कन्नगी की रानी कन्नगी की कहानी, जैसे अपने यहाँ सत्यवान सावित्री की कहानी चलती है, वैसी कहानी है कोवलम और कन्नगी की कहानी ना। तो ये तीन किताबें हो गई। एक अच्छा कभी कभी तमिल की और कभी पूछ ले तो पूछ ले कि तमिल रामायण किसने लिखी थी ना, तो कंबन ने, उसको कंबन रामायण बोलते हैं, तो तमिल रामायण ने लिखी। तो ये देखो ये किताबें जो संगम साहित्य से चली आ रही हैं बिफोर क्राइस्ट, इसलिए तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। तीन चार किताबें आपको पता ही होनी चाहिए। संस्कृत तो पता ही है कि भारत का जो पूरा वैदिक साहित्य है वो संस्कृत में लिखा गया, लेकिन वो क्लासिकल संस्कृत थी, ये वाली जिसको स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन फिर इस क्लासिकल संस्कृत को मॉडिफाई किया और उसको, उसके रूल्स थोड़ा इजी किए। किसने किए? पाणिनि ने। पाणिनि ने अपनी बहुत फेमस बुक लिखी है अष्टाध्यायी, जो फर्स्ट ग्रामर ऑफ संस्कृत है। जैसे ये तमिल की फर्स्ट ग्रामर थी तोलकपियम, पाणिनि की बहुत पूछी जाती है बुक, फर्स्ट ग्रामर ऑफ संस्कृत। कौन सी बुक थी? पाणिनि की अष्टाध्यायी। उन्होंने लिया, संस्कृत को सिंप्लीफाई किया, फिर संस्कृत पे तो बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया। कालिदास की बुक्स आप देख लो, सब संस्कृत में लिखी गई। संस्कृत का अपना इतिहास है, ठीक है। कन्नड़, कन्नड़ बड़ी फेमस भाषा, इसको भी भाई क्लासिकल दर्जा। कन्नड़ और तमिल साथ साथ में चली है पैरेलल, इनको द्रविडियन लैंग्वेज बोला जाता है। ये सब द्रविडियन लैंग्वेज हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये द्रविड़ भाषा है। भारत में भाषाओं के ग्रुप भी हैं, समूह बने हुए। ये खासकर हिंदी लिटरेचर में पढ़ा जाता है कि इंडो आर्यन भाषाएं कौन सी हैं, द्रविडियन लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो कन्नड़, कन्नड़ बहुत इंपॉर्टेंट भाषा। अच्छा, कन्नड़ पे भी, कन्नड़ में जो हिस्ट्री में हम लोगों के नाम आते हैं तीन पॉइंट्स के, बहुत फेमस तीनों के नाम, पंपा, पोन्ना और रन्ना। इनको रत्नत्रयी के नाम से जाना जाता है, रत्नत्रयी। ये तीन रत्न हैं कन्नड़ भाषा के, इसलिए इनको इस नाम से जाना जाता है। तीनों राष्ट्रकूट राजाओं के टाइम पे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है पंपा किस डायनेस्टी के टाइम पे थे, राष्ट्रकूट राजाओं के टाइम पे रहे थे। पंपा को आदि कवि, कन्नड़ भाषा का आदि कवि बोलते हैं। जैसे संस्कृत में देखो, रह ही गया मेरा, जैसे संस्कृत में आदि कवि किसको बोलते हैं? वाल्मीकि को। वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिखी थी, इसलिए आदि कवि बोलते हैं। तो कन्नड़ का आदि कवि पंपा को बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने बड़ी फेमस बुक्स भी लिखी, एक तो जिसमें आदि पुराण ही है, पुराण है, और एक ऐसे ही इनकी बुक है विक्रमार्जुन विजय, बहुत फेमस बुक है, पूछी भी बहुत जाती है, विक्रमार्जुन विजय पंपा की। तो ये आदि कवि है कन्नड़ भाषा के, राष्ट्रकूट राजाओं के में, और इनके तीनों के कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं सीधे कि कन्नड़ के रत्नत्रयी कौन से हैं, या इनमें से कौन सा नहीं है। चौथा एक और नाम डाल देंगे और पूछ लेंगे कौन सा नहीं है। तो ये कन्नड़ हो गई। कन्नड़ के बाद में तेलुगु, तेलुगु में फिर से तीन की तिकड़ी है, NYT। इनको कवित्रयी बोला जाता है, या त्रियम, कहीं कहीं त्रियम भी लिखते हैं, कवित्रियम। ये भी तीन की तिकड़ी है तेलुगु भाषाओं की, ठीक है। इनका नाम है नन्नय, नन्नय, ये है येरा प्रगाडा, और दूसरे हैं टिकन्ना, टिकन्ना। ये नन्नय जो है ये तेलुगु के आदि कवि हैं, फिर से नाम है इनका तेलुगु। जैसे वो कन्नड़ के आदि कवि थे, वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि थे, ये तेलुगु के आदि कवि हैं नन्नय। महाभारत को इन्होंने तेलुगु में ट्रांसलेट किया था, बहुत पूछा जाता है महाभारत ट्रांसलेशन किसने किया था, इन तीनों के नाम पे। अच्छा, महाभारत को कंप्लीट इन लोगों ने किया, नन्नय ने शुरू किया था, इन्होंने कंप्लीट किया था तीनों, कुछ कुछ चैप्टर्स लिखे इन्होंने। तो ये तेलुगु की भाषाएं हो गई। मलयालम थोड़ी रिसेंट भाषा है, मलयालम बहुत पुरानी भाषा नहीं, जैसी तमिल और संस्कृत है, इनकी हिस्ट्री आपको बिफोर क्राइस्ट मिल जाती है। मलयालम की उतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन फिर भी लगभग बोलते हैं 1600 साल पुरानी मलयालम की हिस्ट्री है। तो मलयालम में कोई वैसे बुक्स नहीं लिखेंगे जो हमसे पूछी जाती है, लेकिन एक नाम मैं तब भी बताता हूं, TR
एथुक्चन ये मॉडर्न मलयालम के फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, कम से कम नाम लिख लेना। ऐसे उड़िया है, उड़िया में भी एक नाम मैं बता रहा हूँ, फकीर मोहन सेनापति। इनके नाम से तो बहुत चीजें होती भी हैं जिनको उड़िया भाषा का जनक मानते हैं, मॉडर्न उड़िया का जनक मानते हैं। ठीक है, उड़िया का भी साहित्य का इतिहास भी है, वो भी बोलते हैं 1600 1650 के आसपास का है, पुराना इतिहास है। तो ये 6 पुरानी भाषाएं हैं जिनको क्लासिकल दर्जा दिया गया। इनसे जुड़ी हुई बुक्स और इनके नाम जो जो काम काम वाले थे, जो हिस्ट्री में नाम आते हैं, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे ही फिर हम लोग क्या, अभी क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ा है, फिर हम लोग क्लासिकल डांस पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर म्यूजिक, फिर स्कल्पचर, ऐसे करके हम लोग आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लेंगे अपना।